प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको आपके बीए पार्ट थर्ड का जो पाठ्यक्रम था उसकी जानकारी दी। अब आपके जहन में सिलेबस के विषय में क्लियर हो चुका है, सिलेबस क्लियर हो चुका है। सिलेबस के विषय में आप बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो सर्वप्रथम मैं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ही जो चीजें हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काल है और बीए पार्ट फर्स्ट और बीए पार्ट सेकंड में आप हिंदी साहित्य के इतिहास के जो युग हैं, जिसमें आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल, ये सारे आप पढ़ चुके हैं। तो इनकी पुनरावृत्ति करने की आपको आवश्यकता नहीं है, इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। सर्वप्रथम हम आपके जो पाठ्यक्रम में है आधुनिक काल, उसी पर आते हैं। रीतिकाल कालीन काल की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन प्रियता जब जड़ को प्रभावित होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष होने लगा। यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हो गया था। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लगभग इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण काल भी प्रारंभ होता है। यानी यह कह सकते हैं कि सन 1850 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ माना जा सकता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां भी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्र आंदोलन तथा उससे फैली देशव्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेजों द्वारा किए गए अनेक सुधार किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त यह युग राजनीतिक जागरण का युग भी रहा है, क्योंकि इसी युग में देश में स्वतंत्र आंदोलन भी चल रहा था। राजनीति की नहीं, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी नए नए सुधारवादी आंदोलन इसी काल में होना प्रारंभ हुए। एक और ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन, तो दूसरी ओर राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को बहुआयामी सुधार चेतना प्रदान की। यह भी एक संयोग था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच की दिशा को बदलने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी एक तरह से ये युग भारत में एक सुधारवादी युग की तरफ बढ़ रहा था, सुधारवादी युग की ओर सारा ध्यान जा रहा था। अंग्रेजों के शासन के साथ ही भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ, क्योंकि यहां अंग्रेजों के प्रयासों से नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। एक और परंपरागत सामंती व्यवस्था लुप्त होने लगी, तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देशी उद्योग धंधों के स्थान पर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधों की स्थापना की। यह सब अंग्रेजों ने भारतीय जनता को आर्थिक दृष्टि से विपणन बनाने की दृष्टि से किया। इस आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप भारत में गरीबी और बेरोजगारी का प्रसार होता चला गया तथा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सोने की चिड़िया धीरे 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 कमजोर होती चली गई। यह हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो सोने की चिड़िया नहीं रह करके केवल खोखली चिड़िया रह गई थी। इसमें संदेह है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में व्यापक परिवर्तन हुआ तथा यहाँ का बहुआयामी विकास एक नई दिशा में हुआ। हलचल के इस युग में हिंदी साहित्य के विकास का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ तथा पाश्चात्य आधुनिकता ने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति पर भी पड़ा। यदि स्थूल रूप से कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। एक, हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास इसी युग में प्रारंभ हुआ, और दूसरा, अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना होने लगी। क्योंकि रीतिकाल तक जो काव्य की भाषा महत्वपूर्ण भाषा के रूप में जो उभर कर सामने आ रही थी, वो ब्रज भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे समय का विकास हुआ, परिस्थितियों का विकास हुआ, परिस्थितियां बदली, तो भारत में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली धीरे 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 पनपती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को मोटे रूप में हम इन काव्य धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। 6 काव्य धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। जो पहली काव्य धारा है या पहले जो आधुनिक का युग है, उसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, जो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा हुआ है, और इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1857 से 1900 ईस्वी तक।
दूसरा युग आता है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से चला है, और इस युग का दूसरा नाम सुधारवादी युग भी माना जाता है या कहा जाता है। ये 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा युग है छायावादी युग। इसे हम 1915 से 1935 ईस्वी तक मानते हैं या इसकी समय सीमा निर्धारित करते हैं। चौथा है प्रगतिवाद। इस युग की समय सीमा 1935 से 1942 ईस्वी के मध्य निश्चित की गई है, तय की गई है विद्वानों के द्वारा। पांचवा युग है प्रयोगवादी युग, जिसे हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1942 से 1960 ईस्वी तक। छठा और अंतिम युग है नई कविता। इसकी समय सीमा है 1960 से आज तक, यानी अद्यतन। ये जो अभी आपके सामने मैंने काल विभाजन किया है, यह काल विभाजन स्थूल विभाजन ही है, क्योंकि किसी भी काव्य कृति का जो उदय होता है वो अकस्मात नहीं होता है। कई प्रवृत्तियां उसके साथ साथ चलती हैं, किंतु किसी समय किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता को वो लिए हुए होती है। उन्हीं प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं के आधार पर इन कालों का हमें नामकरण करना दिखाई देता है। अब सर्वप्रथम मैं आपके सामने भारतीय युग का बहुत संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। भारतीय युग केंद्रीय व्यक्तित्व स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक थे। भारत में राष्ट्रीय चेतना का श्री गणेश करने वाले एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता भी इन्हीं को माना जाता है। इस भारतीय युग के जो कवि हैं, इस काल में कवियों ने ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचना प्रारंभ की। उसकी वजह यह थी कि जब रीतिकाल में ब्रज भाषा चल रही थी तो ब्रज भाषा को एक साथ एकाएक छोड़ा जाना संभव नहीं था। तो इस युग के कवियों पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव चलता रहा और धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ ये साहित्यकार बढ़ते जा रहे थे। इस युग के कवियों पर पाश्चात्य काव्य शैली का प्रभाव भी पड़ रहा था। प्रभाव ग्रहण करते हुए निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में भी इसी काल में लेखन प्रारंभ हुआ था। कविता के क्षेत्र में कवियों ने रीतिकालीन इतिवृत्तात्मकता, अलंकारिक प्रियता, छंद प्रियता आदि का परित्याग कर कविता को जन की वाणी बनाने का प्रयास किया। यानी ये कह सकते हैं कि इस युग के जो साहित्यकार थे भारतीय युग के, उन कवियों ने क्या कोशिश की, क्या प्रयास किया कि रीतिकाल में जो साहित्यकार अलंकार प्रियता में खोए हुए थे, छंद प्रियता में खोए हुए थे, रीतिकालीन इतिवृत्ता में खोए हुए थे, राग दरबारियों की प्रशंसा में खोए हुए थे, या उनसे प्रभावित होकर जो कविताएं लिखते थे उससे धीरे धीरे दूर हो रहे थे। और काव्य की जो जनता की जो वाणी थी, जनता की आवाज थी, जनता की जो भाषा थी, उसके आधार पर या उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके कविताएं लिखने का प्रयास कर रहे थे। कवियों ने कविता में अंग्रेजी शासन का विरोध किया, बिल्कुल किया इन्होंने। इस युग के जो साहित्यकार हैं उन्होंने अंग्रेजी शासन का काफी विरोध किया और काफी मुखर होकर के किया। इतना ही नहीं, शासन विरोध समाज में व्याप्त रूढ़ियों का उपहास भी किया, नए समतावादी मूल्यों का स्वर मुखरित किया और राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने में इस युग के कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने की दृष्टि से कवियों ने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं के काव्य का अनुवाद भी किया। और इसी युग के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनमें हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, अंबिका दत्त व्यास आदि को सम्मिलित कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। इस तरह से ये भारतीय युग आपके समक्ष मैंने अभी स्पष्ट किया।
या विवेचन किया भारतीय हिंदू युग के विषय में। आपको पुनः याद दिलाऊं कि भारतीय हिंदू युग स्वयं भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा और इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। इसके बाद में जो दूसरा युग आता है, जिसे मैंने आपको अभी परिचय में भी बताया, सिलेबस में भी आपको नोट कराया था, वो है द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस युग में हिंदी भाषा के क्षेत्र में या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार हुए, भाषा की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से। तो इसीलिए इस युग को सुधारवादी युग के रूप में देखा जाता है, यानी इनका दूसरा नाम सुधारवादी युग भी है। इस युग के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो कथन है वो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा इस युग को नवजागरण काल का प्रारंभ भी मानते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में भारतवर्ष में हर क्षेत्र में विकास की गति तेज होती दिखाई पड़ती है। भारतीय मानस भी चेतना के स्तर पर नई दृष्टि से संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक स्तर पर आधुनिकता की जो हल्की सी लहर उठती दिखाई देती है, वह द्विवेदी युग आते आते विशाल और तीव्र प्रभाव में बदल जाती है। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो आधुनिक युग के जो पहला युग है भारतीय युग, उसमें जो कुछ सुधारवादी जो भावनाएं विकसित हो रही थी, इसमें चाहे भाषा की दृष्टि से हो, चाहे राष्ट्रीयता की दृष्टि से हो, जो एक धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो इस युग में आते आते बहुत ही विशाल और तीव्र प्रभाव के रूप में बढ़ती जा रही थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु रहे हैं, क्योंकि वह न केवल स्वयं साहित्य रचना करते हैं, बल्कि अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। उन्हें सरस्वती पत्रिका का सशक्त मंच प्रदान करते हैं, यानी सरस्वती का पत्रिका का संपादन इन्होंने ही किया था। खड़ी बोली का भाषा संस्कार करते हुए उसका वर्चस्व स्थापित करते हैं। साहित्य के हर क्षेत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से अपने युग की रचनाओं का नेतृत्व करते हैं। इस युग के जो कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा बनाने का सफल प्रयास किया। स्वतंत्र विषयों पर काव्य रचना का प्रचलन इस युग में प्रारंभ हुआ। चलो, इस युग की जो कविता है, यानी द्विवेदी की जो कविता है, उनमें राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रोत्थान, सामान्य मानवता की अभिवृद्धि, आदर्शवादिता एवं नीतिशीलता की स्थापना, समाज सुधार, स्वार्थ त्याग, आत्मगौरव, परोपकार आदि सामाजिक भाव की प्रतिस्थापना जैसी प्रवृत्तियों का प्राधान्य है। समाज सुधार की चेतना इतनी तीव्र है कि हरिऔध विरहिणी राधा को प्रिय प्रवास में समाज सेविका के रूप में प्रकट करते हैं। साकेत में गुप्त जी सीता गांधीवादी विचारों को वहन करती हैं। इतना ही नहीं, इस युग में काव्य के क्षेत्र में भी विषय वैविध्य तथा भाव विस्तार देखने को मिलता है। प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूपों में अच्छा चित्रण इस काल में हमें देखने को मिलता है। इस कविता का जो इस युग की कविताओं का जो मूल स्वर है वह आदर्शवाद है, और इस आदर्शवाद की स्थापना महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण हुई है। इस काल में भारत भारती जैसे राष्ट्रीय चेतना से संपन्न काव्य लिखे गए। प्रिय प्रवास, साकेत जैसे महाकाव्य इसी युग की देन है। इस युग के कवियों ने परंपरागत छंद विधान को भी अपनाया तो नए गीति काव्य को प्रेरणा भी दिया। इस युग में खड़ी बोली के काव्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया। यानी मैं आपसे यह कहना चाहूं कि इस युग में महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वो ये है कि खड़ी बोली ने अपना काव्य भाषा के रूप में स्थान बना लिया था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, वो हिंदी का पहला खड़ी बोली के रूप में पहला महाकाव्य माना जाता है।
इस प्रकार से आपके सामने मैंने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो विषय वस्तु है, आधुनिक काल के दो युग यानी भारतीय युग और द्विवेदी युग, जिसे हमें समाजवादी सुधारवादी युग भी कहते हैं, उनका आपके सामने संक्षिप्त में मैंने विवेचन किया, व्याख्यान दिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगली बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।